नमस्कार। मेरे चैनल एक कहानी बाई प्रीति आर्या में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी बेघर सुनाने वाली हूँ। इस कहानी को पढ़कर और सुनकर ऐसे ही लगता है जैसे ये हमारे आस पड़ोस में ही कहीं घट रहा है, या कभी हो सकता है कि हमारे अपने किसी के साथ हो रहा हो। तो सुनते हैं कहानी बेघर। जब भी गाँव से लौटती हूँ तब मन उदास हो जाता है। पीहर की देहरी छोड़ते हुए हर आँख गीली हो जाती है, और जब से अम्मा नहीं रही वहाँ से निकलना और भारी लगने लगा है। बाबूजी के अकेलेपन का ख्याल मन को कचोटने लगता है। जी करता है कुछ दिन और रह जाऊं, अकेलेपन को बांटूं, उनके सुख दुख की कथा सुनूं, 4 दिनों उनको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं, उनके कपड़ों की साज संभाल करूँ, बिखरे घर को सजाऊं बहारूं, उनके पूजा घर को निखारूं और अपनी शक्ति भर ये सब करती भी रहूं। पर कितने दिन? जाने का दिन तो पहले से तय हो जाता है और बाबूजी भी बड़े संकोच से भर उठते हैं। 4 दिन के लिए मैके आई लड़की का इस तरह खटना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे बार बार अम्मा का हवाला देते रहते हैं और कई बार तो वक्त से पहले ही मेरा टिकट मंगवा देते हैं। इस बार तो मन और भी भारी है। लग रहा है अम्मा तो गई, पर अब शायद ये पीहर की धीरे भी छूट जाएगी। बाबूजी एकाएक ऐसे वीतरागी हो जाएंगे, सोचा न था। 15 दिन पहले उनकी चिट्ठी आई थी। लिखा था, इस आषाढ़ में 75 का हो जाऊंगा। अभी शरीर जवाब देने लगा है। गोरख धंधा मुझसे नहीं संभलता। सोच रहा हूँ आँख मुनने से पहले अपने हाथों का सारा हिसाब किताब कर जाऊँ। बाद में इन बातों को लेकर बच्चों में तकरार हो, अच्छा नहीं लगेगा। अखिल तो वहाँ उतनी दूर जाकर बैठ गया है, ना उसका लौटने का इरादा है, न ज़मीन जायदाद में कोई दिलचस्पी। बल्कि वो तो कहता है मैं भी सब बेच बाच कर उसके पास अमेरिका पहुँच जाऊँ। इसलिए अब जो कुछ तय करना है तुम ही लोगों को करना है। पहले पत्र पढ़ते ही मन कैसा अजीब हो गया। घर बेतरह याद आने लगा। वो लिपा पुता आंगन, लंबे दालान, खुले खुले कमरे, महकती रसोई, तुलसी का चौरा, पिछवाड़े का कुआं, नीम की छाह, अम्मा का आम का बौर, और वो ईंट गारे का मकान भर नहीं था। इसमें हम लोगों का भरा पूरा बचपन कैद था। और हमारे खेत, वे तो जैसे धन धान्य के भंडार थे। उन्हीं के दम पर तो बाबूजी ने दोनों लड़कों को इंजीनियर बनाया। 3 लड़कियों की इतनी अच्छी शादी की। उनकी डाक विभाग की मामूली सी नौकरी में ये संभव नहीं था। वैसे तो इस नौकरी की उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी, पर सरकारी नौकरी का एक रौब था जो उन्हें अच्छा लगता है। इसी के चलते 4 बड़े आदमियों से रसूख का मौका मिलता था। पत्र मिलते ही मैंने सामान बांधना शुरू कर दिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमान जी ने पूछा, कितने दिनों की छुट्टी अप्लाई कर दूँ? छुट्टी तुम क्यों लोगे? क्या गांव नहीं चलना है? मैं तो हैरान रह कि गांव के नाम से जो शख्स हमेशा बेदकता हो, उसे ही सुमति कहाँ से आ गई। बाबूजी बेचारे हमेशा इन्हें सर आँखों पर लेते हैं, पर ये ऐसी शहीदाना मुद्रा बनाए रखते हैं कि मुझे चिढ़ हो आती है। आजकल तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। पति साथ में हो तो जिम्मेदारी का एक एहसास बना रहता है। बाबूजी की ओर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। इस बार तो मैं अकेले रहना चाहती थी। इन भावनात्मक क्षणों में मुझे पति का साथ गंवारा नहीं था। अब लगता है अच्छा ही किया जो इन्हें साथ नहीं लाई। कम से कम इनके सामने भैया भाभी का टुच्चापन, जीजा जी की स्वार्थ लोलुपता जो तो उजागर ना हुई, नहीं तो ज़िंदगी भर ताने सुनने पड़ते। मैं और भैया भाभी एक दिन ही पहुँचे थे। पता चला जिज्जी लोग पहले से डेरा डाले हुए हैं। दोनों जीजा भी साथ थे। मुझे अकेली देखकर पूछा, प्रशांत नहीं आए? अपना पारिवारिक मामला है, वे आकर क्या करते? बात चुप गई। उमा जिज्जी बोले, अरे तो ये कौन सा आ रहे थे, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर मैंने कहा, भाई ज़मीन जायदाद का मामला है, हमें तो कुछ समझना नहीं है, साथ चलोगे तो ठीक रहेगा। रमा जिज्जी ने तो इतनी सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं समझी। वैसे भी वे अकेली कब आई हैं, जीजा जी तो हमेशा उनके साथ लगे चले आते हैं। अम्मा को कभी कभी बेहद कोफ्त होती थी। 1-2 साल में बिटिया आती है, पर उसके साथ घड़ी भर बैठकर बोलना बतियाना संभव नहीं होता था। वे महाशय हमेशा सर पे सवार रहते थे। घर मेहमानों से भर गया था। भैया के सुमित अमित साथ आए थे। बड़ी जिज्जी भी लड़के की बेटी को साथ ले आई थी। घर में अच्छी खासी रौनक हो गई थी। पर यह देखकर दुख हो रहा था कि इतने सारे लोगों की व्यवस्था का भार अकेले बाबूजी उठा रहे थे। भैया जैसे अपने ही घर में मेहमान बने हुए थे। भाभी तो खैर हमेशा से ही मेहमानों की तरह आती थी। आती भी कितना है, अपनी शादी में आई थी क्योंकि बारात इसी घर से गई थी। उसके बाद शायद बच्चों के मुंडन पे आई थी, क्योंकि इस परिवार के बच्चों के बाल इसी माईथन पर उतरते हैं। अम्मा के मरने पर तो खैर आना ही था। अम्मा की बरसी के बाद शायद पहली बार आई हैं। हो सकता है यही आखिरी बार हो। मन के तार जुड़े हैं तो कब और कैसे। यह एक कटु सत्य है कि अम्मा बाबूजी ने बहुओं का सुख नहीं देखा। जब छोटी का यही हाल है तो बड़ी की क्या कहने, वो तो बरसों से बाहर ही है। शादी के 2 साल बाद जो विदेश गई तो अम्मा की 13वीं पर ही वापस आई थी।
गई थी तब विनीत गोद में था, पुनीत नहीं हुआ था। अम्मा जी ने तो उसे देखा भी नहीं था, बस तस्वीरें देख देख कर खुश हो लेती थी। जनेऊ मुंडन जैसे फालतू बातों में बड़े भैया का कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाबूजी ने जब बहुत इसरार किया तो एक बार उन्होंने डाक से बालों का पैकेट भेज दिया था। उसे ही नर्मदा जी में सिराकर अम्मा ने पूजा चढ़ा दी थी। घर में इतने सारे लोग थे, इन सबके लिए सुबह शाम चाय नाश्ता दोनों वक्त का खाना देना तो ज़रूरी ही था। और मजबूरन मुझे ही ये भार ग्रहण करना पड़ा। अपने साथ में भाभी को भी रसोई में खींच लाती, क्योंकि वे खुद आकर कुछ करेंगे ये आशा तो व्यर्थ थी। मैं यूँ अकेली यूँ नहीं थी। माँ की मुँह बोली बहन गंगा मौसी फुलके सेकने आ जाती थी, इसलिए भाभी का रसोई में होना ज़्यादा ज़रूरी लगता। नहीं तो गांव भर में बात फैल जाती कि लड़की बेचारी चूल्हे में सड़ दिए है और बहू बाहर मर्दों में बैठी गप्पे हाँक रही है। शायद गांव भर का ही लिहाज रहा होगा कि भाभी मना नहीं करती थी और मेरा हाथ बटा देती थी। और उससे तो उतनी आशा भी नहीं थी। बड़ी जिज्जी जब से बहुओं वाली हो गई थी, उन्होंने रसोई से नाता ही तोड़ लिया था। रमा जिज्जी ज़रा देर को भी कुछ करवाने आती तो जीजा जी अपनी कुर्सी वहीं लगा लेते। यही अच्छा था कि वे यदा कदा ही जीजा जी के लिए कोई ख़ास चीज़ बनाने के लिए भीतर आती। वैसे उनका मत था कि अगर यहाँ आकर भी हमें खटना पड़े तो पीहर आने से फ़ायदा क्या। बल्कि मुझे भी झिड़कती, तू क्यों हल्कान होती रहती है सीमा, महारानी अपने आप कर लेंगी। महारानी का इतना ही भरोसा होता तो बात क्या थी। मुझे ही कौन सा शौक़ था, 4 दिन आराम करना मुझे अच्छा लगता था ये, पर मजबूरी थी। जीजा जी लोगों के सामने मैं बाबूजी की हेठी नहीं करवा सकती थी। अतिथि सत्कार की इस घर की एक परंपरा थी, अगर उसमें ज़रा भी कमी रह जाती तो बाबूजी का मन बहुत दुखी होता। अम्मा का भाव उन्हें नए सिरे से सालता। भाभी मेरे साथ काम ज़रूर करवा रही थी, पर उनके कान बाहर ही लगे रहते। उन्हें डर लगा रहता कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में कोई महत्वपूर्ण फैसला ना हो जाए। वैसे उनका ये हर डर एकदम बेबुनियाद था। उनकी इजाज़त के बिना भैया सांस ले रहे हैं यही बहुत है। फैसले करने की ताब उनमें नहीं थी। 4 दिन की उहापोह के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सोना उगलने वाली उस ज़मीन से किसी की दिलचस्पी नहीं है। सबको सिर्फ रुपया दरकार था, और ये बात तो पहले ही दिन तय हो गई थी। 4 दिन तो बाबूजी को अपना मन बनाने में लग गए। अपनी ज़रखेज़ ज़मीन को भाग्य लक्ष्मी को किसी अजनबी हाथों में देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्हें राज़ी होना पड़ा। सबके अपने अपने व्यवसाय थे, नौकरियां थी, इस इल्लत को कौन पालता। आखिर यही तय हुआ कि ज़मीन बेच दी जाए और जो भी रकम मिले उसके 4 भागों में बांट दिया जाए। क्यों 4 क्यों, हम लोग 5 हैं। मैंने कहा अखिल तो इंटरेस्टेड नहीं है ना। जीजा जी बोले उसने तो साफ लिख दिया है, उसके लिखने से क्या होता है, और बच्चों का हक छीनने का उन्हें क्या अधिकार है। कम से कम उनके बालिग होने का इंतज़ार तो किया ही जा सकता है। तब तक वो रकम बाबूजी के पास अमानत के रूप में रहेगी, और बाबूजी के बाद जीजा जी हाउ कैन यू। दुख और शोक के मारे मुझसे आगे बोला ही नहीं गया। बी प्रैक्टिकल सीमा। भैया बोले जीजा जी ठीक कह रहे हैं, कभी कभी हमें समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, फिर आज ही क्यों नहीं। और क्या, जिज्जी बोली बाबूजी के सब दिन थोड़ी ही बैठे रहेंगे, जो कुछ तय करना है उनके सामने ही कर लो। और क्या, घर बार छोड़कर बार बार इतनी दूर आना संभव थोड़ी ही है, 100 प्रॉब्लम होती हैं। भाभी ने कहा। मैं विस्मित होकर देखती रह गई। जीजा और भाभी तो गैर हैं, वे शांति से बाबूजी की मृत्यु के बारे में सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, पर भैया और जिज्जी वे तो बाबूजी के रक्त मांस के अंश हैं। वे इतने निर्लिप्त कैसे हो गए। क्या महानगर मनुष्य को इतना भावना शून्य बना देते हैं। मैं सोचता हूँ इस मकान के बारे में अभी फैसला हो जाए। इस टुटपुंजिया मकान के लिए यहाँ दोबारा धूल फाँकने कौन आएगा। छोटे जीजा बोले। मुझे बेहद ताव आया। अगर टुटपुंजिया है तो पड़ा रहने दो, उसके लिए बेताब क्यों हो रहे हैं। बड़े जीजा जी बोले बरखुदा ऐसे टुटपुंजिया मत कहो, 10-15 हज़ार के तो इसमें बर्तन नहीं निकल आएंगे। क्या बात कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ। पीतल क्या भाव चल रहा है कुछ पता है। गांव भर की शादियों में इस घर के बर्तन जाते रहे हैं, एक टेंट हाउस जितने तो घर में बर्तन होंगे, और असली शीशम के पलंग व अलमारियाँ हैं। भैया ने कहा दरवाज़ों की ऐसी जोड़ियाँ जो आजकल नज़र ही नहीं आती, बनवाओ तो पूरे 2000 में बनेंगी। ये सब तो पुराना है। रमा जिज्जी बोली। घर में नई चीज़ें भी कुछ कम नहीं हैं। बड़े भैया जब तक भेजते ही रहते हैं, कलर टीवी, फ्रिज, कूलर, रिकॉर्ड प्लेयर, नहीं तो आप क्या यहाँ एक दिन भी टिक पाते। मैं सुन रही थी और सुन कर कुढ़ रही थी। मुझे वितृष्णा सी हो रही थी। लग रहा था जैसे गिद्ध भोज की तैयारी हो रही है, पर अभी तो बाबूजी जिंदा हैं। अभी से ये पंचनामा क्यों। बड़ी देर बाद जीजा जी का ध्यान मेरे ऊपर गया। व्हाट्स रॉन्ग बेबी, ऐसे क्या देख रही हो। जीजा जी क्या सब कुछ आज ही तय कर लेंगे। मुझे मालूम है बाबूजी सब दिन बैठे नहीं रहेंगे, पर जब तक वे हैं उनके सिर पर एक छत तो होनी चाहिए ना।
पल भर को सब शक पका गए। दूसरे ही क्षण उमा जिज्जी बोली, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। बाबूजी के लिए घरों की कोई कमी है? वे कहीं भी रह सकते हैं, दो दो बेटे हैं उनके। अखिल तो बेचारा कब से बुला रहा है। वैसे भी इस उम्र में उनका अकेले रहना ठीक नहीं। परदेश न जाना चाहें तो बम्बई निखिल के पास जा सकते हैं। तुम्हारे पास क्यों नहीं? हाँ, रहने को तो 4 दिन मेरे पास भी रह सकते हैं, पर तुम जानो अब मेरे घर में बहू का राज है। किसी को चाय भी पिलानी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। बच्चों के दूसरों की कौन कहे, हम दोनों मनमाफिक खाने पीने को तरस जाते हैं। नई लड़कियों को जानती हो, तू सास ससुर की दबैल है, मेरे यहाँ बेटे बहू की चलती है। हाँ, 4-8 दिन की बात तो है नहीं, मैं भी रख सकती हूँ, रमा भी रख सकती है। वैसे बाबूजी को एक बार बड़े भैया क्या हो आना चाहिए। अभी तो उनके हाथ पाँव चल रहे हैं, नज़र साबुत है। जाएंगे तो 2-4 जगह घूम सकेंगे, 4 चीज़ें देख सकेंगे। रमा जिज्जी ने बड़ी चतुरता से पल्ला झाड़ लिया। भाभी जी भी कोई कम गुरु नहीं है। बोली, अरे हमें कोई अमेरिका बुलाए तो हम आज चले जाएं, पर क्या करें, कोई बुलाता ही नहीं है। यानी उन सबकी हार्दिक इच्छा थी कि बाबूजी बड़े भैया के पास चले जाएं और सबको अपने दायित्व बोध से मुक्ति दे दें। 4-6 महीने की बात और है, पर वहाँ बाबूजी हमेशा के लिए नहीं रह सकते। उनका बम्बई में ही दम घुटने लगता है। दिन भर बालकनी में बैठे सड़क देखते रहते हैं, बात करने को तरस जाते हैं। वहाँ विदेश में तो और भी ना लोग होंगे अपने, ना भाषा। हम लोग अभी तक इन संभावनाओं पर विचार ही कर रहे थे कि छोटे जीजा एकदम बिखर गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोई प्लानिंग ही नहीं थी तो हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया। एक बात तय नहीं हुई। मैं तो जानता था यहाँ सबके कार्यक्रम ऐसे ही ढुलमुल होते हैं, पर ये देवी जी हमें ज़िद्द करके लिवा लाई। पुरुषों को भी एक ही अदा है, खुद की लाट टपकती रहेगी, पर ऐसा जताएंगे जैसे परमहंस हो। लालची तो बस ये औरतें ही होती हैं। इन्हीं औरतों के कारण बेचारे 99 के फेर में पड़े रहते हों जैसे। निर्णय के क्षण बहुत ही कठिन होते हैं, पर एक बार निर्णय लेने पर सब कुछ आसान हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऊहा-पोह की स्थिति एक दिन भर तो रही, पर दूसरे दिन मैंने बड़े धैर्य से ऐलान कर दिया, मुझे ज़मीन में हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे तो बस ये घर और घर से लगा छोटा सा बगीचा दे दीजिए, वो भी जब तक बाबूजी हैं। बाबूजी के ही नाम रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है बाबूजी मेरे मकान में रहना कभी गवारा नहीं करेंगे। आश्चर्य है किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि वे तो खुश थे कि एक दावेदार और कम हो गया। उन लोगों की भी योजनाएं भी बन गई थी। भैया बम्बई में एक बड़ा सा फ्लैट लेने की सोच रहे थे। उमा जिज्जी अपने डॉक्टर बेटे के लिए अच्छा सा क्लिनिक खोलने वाली थी, और रमा जिज्जी अंशु के लिए अच्छे से घर वर के सपने देखने लगी थी। खुश तो बाबूजी भी थे, मैंने उन्हें बेघर होने से बचा लिया था। फिर भी वे दबी ज़बान से बोले, बेटे एक बार प्रशांत से पूछ लिया होता। मेरा क्या है, मैं तो मंदिर के चबूतरे पर भी पड़ा रहूँगा, पर मेरी वजह से तुम्हारे घर में क्लेश हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाबूजी, आप मेरे घर वालों की चिंता मत कीजिए, वे औरों के जैसे नहीं हैं। फिर ये घर, ये जायदाद आपकी है, इसके बारे में जो निर्णय लेना होगा आप लेंगे, हम लेंगे, वे लोग इनमें कहाँ आते हैं। फिर भी सोच लो बेटा। खूब सोच लिया है, बस आप इस बात को भूल जाइए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया। बुढ़ापे में मैं उनकी चिंता का भार बढ़ाना नहीं चाहती थी। उनकी नामालूम सी पेंशन और बगीचे की थोड़ी सी आमदनी उनके खाने पीने के लिए बहुत थी। सिर पर छत साबुत रहने से उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। हरी बीमारी दवा दारू के लिए निखिल भैया उन्हें 200 रुपये महीना भेजने वाले थे। उनकी मर्ज़ी हो ना हो, सबने मिलकर ये भार उनके सर पर डाल ही दिया था। बेचारे मना नहीं कर पाए। बड़े भैया ने घर में कुछ लिया नहीं था, इसीलिए वे जिम्मेदारियों से अपने आप बरी हो गए थे। हाँ, एक बात तय थी, जब भी बाबूजी उनके पास जाना चाहें वे टिकट भेज देंगे। सामान से लदी फदी जब मैं घर पहुंची, उस समय बच्चे स्कूल में, बच्चों के पापा दफ्तर में थे। मम्मी ने मुझे गर्मा गर्म चाय बना के पिलाई। जब तक मैं नहाकर निकली, उन्होंने गर्म गर्म पराठे भी उतार दिए। जब तक मैं खाना खाती रही, पापा जी पास बैठकर सबकी कुशल क्षेम पूछते रहे। मम्मी जी पूरे वक्त मेरे आसपास ही डोलती रहीं, कुरेद कुरेद कर इधर उधर के हालचाल पूछती रहीं। उत्सुकता दोनों के चेहरों से छलकी पड़ती थी, पर मैंने उन्हें हवा नहीं लगने दी। पता नहीं क्यों यहाँ आकर मेरा आत्मविश्वास डोलने लगा था। मैं उन लोगों की प्रतिक्रिया का सही अनुमान नहीं लगा पा रही थी, इसीलिए मैंने उनकी प्रतीक्षा करना ठीक समझा। शाम को चाय की टेबल पर मेरे साथ आई मिठाइयों का भोग लगाते हुए इन्होंने पूछा, और सुनाइए आपका टूर कैसा रहा। मैंने देखा कि इनके साथ सभी एक आतुर प्रतीक्षा के साथ मुझे देख रहे हैं। मैंने भी बिना किसी प्रस्तावना के अपना ऐतिहासिक निर्णय सुना ही दिया। पल भर को मेज़ पर जैसे सन्नाटा सा खिंच गया। मम्मी जी ने पापा जी की ओर देखा। नकुल और नेहा पहले मुझे और फिर अपने भैया को देखते रहे। फिर दोनों ने अपनी चाय एक सांस से गले से नीचे उतारी और उठ गए।
कुछ देर तक मैं उस गहन मौन को झेलती रही। फिर मैंने झूठी प्लेटें और कप उठाए और रसोई में चली गई। मेरे वहाँ से प्रस्थान करते ही पापा जी इनसे बोले, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि साथ चले जाओ, पर तुम्हें तो अपने दफ्तर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। ये काम औरतों के बस के थोड़े ही हैं बेटे, मम्मी बोली। जानबूझकर सबने उसे ठग लिया है। तुम साथ रहते तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। साफ दिख रहा है शी हैज़ बीन इमोशनली ब्लैकमेल्ड। सिंह के पास सांस रोके मैं सब सुन रही थी। बुजुर्गों की प्रतिक्रिया का तो मुझे कुछ कुछ अंदाज था, पर अपने पति के सुलझे हुए व्यक्तित्व का विश्वास था। इसलिए मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, पर उनकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। सारी शाम ये गुमसुम ही बने रहे। खाने की मेज़ पर भी एक तरह की चुप्पी सी छाई रही। केवल बच्चे ही किलकते रहे। इतने दिनों बाद मम्मी से मिलने की खुशी उनकी हर बात में छलकी पड़ रही थी। कमरे में आने के बाद वे देर तक मुझसे चिपटे रहे, जैसे इतने दिनों की कसर पूरी करनी चाहते हूँ। और कोई दिन होता तो उनके डैडी भुनभुनाते, पर आज जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। आराम कुर्सी पे बैठे चुपचाप सिगरेट फूंकते रहे। हेलो। जब बच्चे सो गए तो मैंने उनके पास जाकर हल्के से गुदगुदी की तो उन्होंने मेरा हाथ पूरी तरह झटक दिया। दुख और अपमान से मैं बुरी तरह आहत हो गई। फिर भी मैंने पूछ लिया, क्या बात है, इतने ऑफ क्यों हैं? वे जलती हुई आंखों से मुझे घूरते हुए बोले, तुम क्या वहाँ सौजन्य सप्ताह मनाने गई थी? मतलब? इतना दरिया दिल बनने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं था कि घर में एक ननद शादी के लिए बैठी है? तुम्हें ये भी तो मालूम है कि नकुल बीएससी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारे पास कंपटीशन फीस के पैसे नहीं हैं। फिर क्या? तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे बाबूजी की तो नहीं है, ये तुम्हारी है या फिर पापा जी की है। और फिर तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों से कब भागी हूँ मैं? हर महीने 3,000 कमा कर दे तो रही हूँ। कहोगे तो 2-4 ट्यूशन भी कर लूँगी। मुझे मालूम है, औरत अपनी कमाई का हवाला देने लगे तो पुरुषों को जैसे बिच्छू काटने लगते हैं। इनका चेहरा भी पल भर को विकृत हो गया, पर इन्होंने तुरंत ही अपने पर काबू पा लिया। फिर कुछ देर चुप रहकर एक दूसरे स्वर में बोले, मेरे भाई बहनों की बात रहने दो, पर तुम्हारे अपने भी तो बच्चे हैं। रुपया हाथ में होता तो फिर एक आध प्लॉट या फ्लैट खरीदा जा सकता था। तो ख़रीद लेंगे, अभी जल्दी क्या है? अभी तो उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वे सड़क पर पड़े हुए हैं। उनके दादाजी की कृपा से सिर पर एक मुकम्मल छत तो है। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूँ तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे साफ लग रहा था जैसे मैं कटघरे में खड़ी कर दी गई हूँ। अनेक अव्यक्त आरोप मुझ पर लग गए थे और कोई मुझे सफाई का मौका भी नहीं देता। मम्मी जी मुझसे सिर्फ ज़रूरत भर की ही बात करती थी। नेहा मुझसे खिंची खिंची रहती थी। नकुल की भंगिमा ऐसी रहती मानो वो घोर अन्याय और अव्यवस्था का शिकार हो। ये भी दिन भर एक शहादत का भाव लिए मुझे हुए विचरते। सूनी आंखों से छत को निहारते रहते या फिर 9 बजे ही सो जाते। जब 8-10 दिन तक यही आलम रहा तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। इस तनाव को और आगे झेलना मेरे लिए असंभव हो गया। एक रात मैंने इन्हें झकझोर कर पूछ ही लिया, सुनो, हमारी शादी को कितने साल हो गए बता सकते हो? 10। क्यों? क्या इतने वर्षों में मैंने तुम्हारे माता पिता का अपमान किया है? नहीं तो। कभी तुम्हारे भाई बहनों के साथ बदसलूकी की है? कभी तुम्हारे रिश्तेदारों के स्वागत सत्कार में कोई कसर छोड़ी है? या खुद तुम्हारी शान में कभी कोई गुस्ताखी की है? लेकिन आज तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि पता तो चले कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। मेरी सारी अच्छाइयाँ नगण्य हो गई। क्या इसका अर्थ ये समझूं कि आप लोग मेरे निर्णय लेने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? देखो, मैं तुम्हारी तरह साहित्यिक भाषा नहीं बोल सकता, पर एक बात अवश्य है, समझ लो, इस मामले में तुमने जिस तरह हम सबको हाशिए पर छोड़ दिया है उससे सबको दुख हुआ है। एक तरह से हमारा अपमान ही हुआ है। क्या हम लोग इस लायक भी नहीं थे कि हमारी सलाह ली जाती? बाबूजी ठीक कह रहे थे। एक बार इन लोगों से पूछ लेती तो अच्छा होता। कम से कम इनका अहम तो संतुष्ट होता। लोग पैसे को लेकर उतने दुखी नहीं थे, पर उनका ईगो बुरी तरह आहत हुआ था। उसी की सज़ा मुझे मिल रही थी। अगले कुछ दिन इसी उधेड़-बुन में बीते कि इस गलती का निराकरण कैसे हो। मैंने अपना अहम ताक पर रख दिया। अपने व्यवहार से कुछ अतिरिक्त सौजन्य और विनम्रता ले आई। शायद इसी से सामने वाले खुश हो जाएं। ज़िंदगी फिर अपने ढर्रे पर आने लगी थी कि अचानक बाबूजी सामने आकर खड़े हो गए। मेरा माथा ठनका। जब तक कोई ज़रूरी कारण ना हो बाबूजी समधियों के दरवाजे कभी नहीं जाते थे, चाहे वो लड़कों की ससुराल हो या लड़कियों की। बाबूजी बिना ज़रूरत कभी किसी के यहाँ नहीं गए। तुम्हें 3-4 चिट्ठियाँ डाली, एक का भी जवाब नहीं आया तो चिंता होने लगी। मेरी हैरानगी देख बाबूजी ने स्पष्टीकरण किया, लेकिन ये तो और भी हैरानी की बात थी। 3-4 की कौन कहे, मेरे पास तो उनकी एक भी चिट्ठी नहीं पहुंची थी। मुझे खुद फिक्र हो रही थी। मम्मी जी से पूछना चाहा पर हिम्मत नहीं पड़ी, कहीं वे बुरा मान गई तो। वैसे भी मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं
और अब तक ऐसा हुआ भी नहीं। आज भी मेरी या हम दोनों की डाक हमें बड़े करीने से हमारी ड्रेसिंग टेबल पर रखी मिल जाती है। बाबूजी के पत्र शायद यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे। यह बात गले में नहीं उतर रही थी कि बाबूजी सिर्फ चिट्ठियों के कारण दौड़े आए हैं। बहुत होता तो वे एक आध टेलीग्राम भेज देते। खुद आए हैं ज़रूर कोई बात होगी। स्कूल में पूरे वक्त में यही सोचती रही। शाम को लौटते ही मैंने कहा, बाबूजी मैं चाय पी रही हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए, हम लोग बिरला मंदिर चलेंगे। शाम को वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। मैं समझ रही थी कि एक बार मैं फिर हाशियों पर डाल रही हूँ, पर दूसरा कोई उपाय न था। घर में तो खुलकर बात भी नहीं हो सकती थी। वहाँ पहुँचकर लॉन की हरी धूप पर बैठते हुए मैंने कहा, बाबूजी अब बताइए आप अचानक कैसे आए हैं? अचानक जेब से कागज़ों का पुलिंदा निकाला। ये मकान की रजिस्ट्री के कागज़ हैं। डाक से भेजने की हिम्मत नहीं पड़ी तो खुद लेकर चला आया। मकान की रजिस्ट्री? लेकिन उसके बारे में तो सब तय हो गया था ना, फिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी? बेटे तुम यह तो नहीं चाहोगी ना लोग मेरे मरने का इंतजार करें? क्या बात कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। जब अपनों को ही सब्र नहीं हुआ तो ये लोग तो पराए ही हैं। तुम्हें मालूम है निखिल साल भर में कोई 5-6 बार मेरे पास गया होगा। बोला, बच्चे बड़े हो गए हैं, मकान बहुत छोटा पड़ गया है, मेरा जो भी हिस्सा बनता हो मुझे दे दीजिए तो मैं बड़ा फ्लैट ले लूँगा। मकान की कीमतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। उसकी बेसब्री देख मुझे बंटवारे का निर्णय लेना पड़ा। नहीं तो वसीयत तो मैंने कब से कर रखी थी, पर मेरी मृत्यु से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब नहीं था। सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। अपना ही खून आगे चलकर इतना बेगाना हो जाता है, ये सोचकर दुख होने लगा। अपने आप को किसी तरह संयत करके मैंने कहा, निखिल भैया का काम तो अब हो ही गया है, फिर आपने रजिस्ट्री कितनी जल्दी क्यों बचाई? मुझे अभी ना तो मकान की ज़रूरत है ना पैसों की। वे कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, अभी पिछले महीने समधी जी मेरे पास पहुंचे थे। क्या कह रहे थे? बहुत चिंतित लग रहे थे। बोले, पति पत्नी में बिना वजह एक दरार सी पड़ गई है। ज़रा सी बात के लिए उसकी सोने सी गृहस्थी नष्ट हो जाए, ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। उनकी बात से मुझे हैरत भी हुई, चिंता भी। मैंने इसलिए तुम्हें पत्र लिखे, पता तो चले क्या बात है, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो समझ गया कुछ गड़बड़ है। फिर सोचा जो तुम्हें देना है अपने ही हाथों से दे दूँ, एक तनाव तो दूर हो। शर्म से गड़ गई मैं। क्या सोचा होगा बाबूजी ने कि कैसे लोगों के यहाँ मैंने लड़की दी है? कोई इतना झूठ बोल सकता है? मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। सारी श्रद्धा, सारा आदर एक क्षण में तिरोहित हो गया। पापा जी पिछले दिनों बाहर गए थे, पर नेहा के लिए वह तलाशने गए थे। बाबूजी के यहाँ जाने की तो कोई बात ही नहीं थी, और अगर गए भी थे तो घर आकर बता सकते थे, पर उनके मन में चोर था, इसलिए चुप लगा गए। इसलिए शायद बाबूजी की चिट्ठियाँ भी गोल होती रहीं। सीमा, बाबूजी ने आवाज़ दी तो मैं तंद्रा से जगी। अब जो भी हुआ है ठीक ही हुआ। तुम इस बात को लेकर घर में क्लेश मत करना, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम्हें अब इसी घर में इन्हीं लोगों के साथ रहना है। बस यही बात कहकर आप लोग हम लड़कियों का मुंह बंद करते रहे हैं, तो और उपाय भी क्या है बिटिया? बाबूजी, अब आप क्या करेंगे? मेरी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत ठिकाने हैं। मैंने हरिद्वार में एक कमरा बनवा रखा है। जितने दिन मन करेगा बच्चों के पास रहूँगा, जब मर्जी होगी आश्रम में पहुँच जाऊँगा। हमेशा के लिए मैं किसी के पास जाकर नहीं रहूँगा। अपमान के घूंट पीकर जीने वाला मैं नहीं हूँ। आपने इस कमरे की बात पहले कभी नहीं बताई, जानबूझकर नहीं बताई, नहीं तो लोग उसमें भी हिस्सा मांगने लगते। जब तक मैं हूँ वो कुटिया मेरी है। जाने से पहले आश्रम को दान कर जाऊँगा। रजिस्ट्री होने भर की देर थी। मकान के लिए तुरंत खरीदार जुटने लगे। हम सब भाई बहन एक बार फिर इकट्ठे हुआ। इस बार बाबूजी ने सबको सपरिवार आमंत्रित किया। जाते हुए कोई खाली हाथ नहीं गया। अम्मा की जमी जमाई भरपूर गृहस्थी देखते देखते तितर बितर हो गई। मैं सूनी आंखों से सब कुछ देखती रह गई, पर मेरे परिवार वाले चौकस थे। अपनी ज़रूरत का सामान उन्होंने भी बटोर लिया था। इस हादसे के बाद जब पहली तनख्वाह मिली तो 200 रुपये मैंने पहले से अलग निकाल कर रख लिए। शाम को घर लौटकर जब पापा जी के हाथ में वेतन का लिफाफा दिया तो उनके गिनने से पहले बता दिया, हम सब भाई बहनों ने तय किया है कि बाबूजी को 200 रुपये महीना भेजा करेंगे। परदेश में कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। अब बुढ़ापे में उन्हें पाप में क्यों ढकेल रही हो? मम्मी जी बोली, ये तुम्हारा पैसा क्यों लेंगे भला? ईश्वर की कृपा से उनके 2 कमाऊ बेटे हैं। कमाऊ तो मैं भी हूँ मम्मी जी, और बेटी हुई तो क्या हुआ, बेटों की तरह जायदाद की हकदार भी तो हूँ। उधर अम्मा जी ने बुरा समूह बना लिया। मैं समझ गई, उन्होंने अपने प्यार से मुझे हमेशा के लिए खारिज कर दिया है। बाबूजी के शब्द याद आए, कहीं ऐसा ना हो बिटिया कि मेरे लिए छत तलाशते तलाशते तुम्हारा अपना घर तुमसे बेगाना हो जाए। तो ये कहानी थी बेघर मालती जोशी जी की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल
एक कहानी बाई प्रीति आर्या ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।